अस्सलाम वालेकुम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाहिद लतीफ़ है। लास्ट टाइम मैंने जो आपसे टॉपिक डिस्कस किया था वो था लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को डिस्कस किया था। आज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा उस टॉपिक का नाम है कीमो ऑस्मोसिस एंड डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कीमो ऑस्मोसिस को। कीमो ऑस्मोसिस क्या है? कीमो ऑस्मोसिस कहा जाता है मूवमेंट ऑफ आइंस, कौन से आइन? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स कहाँ पे होती हैं? क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होती हैं। और जब हम फोटोसिंथेसिस का डिस्कस करते हैं तो इनका जिक्र आता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे भी कीमो ऑस्मोसिस को डिस्कस किया गया है। या फिर हम इजीली इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें आपने देखा था कि एटीपीज बने थे। तो ये जो एटीपीज बने थे इसके पीछे मैकेनिज्म क्या था, तो आज हम उसको इसके में डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था आपको कि जो लाइट रिएक्शंस हैं वो दो तरह के थे, एक नॉन साइक्लिक और एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब नॉन साइक्लिक में क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। ये आपके सामने क्या है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे ये क्या है, पिगमेंट्स मौजूद है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन का पेयर जो होता है वो बाहर आता है, और उसके बाद फिर ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता हुआ जब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचता है तो वहाँ पे एनर्जी को रिलीज़ करता है, और ये एनर्जी क्या होती है कि फास्फोरस को कंबाइन करती है एडीपी के साथ, और क्या बनता है, एटीपी बनता है। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन अगेन P700 से भी क्या होता है कि एक्साइट होता है, बाहर आता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या होता है कि जो NADP है को प्रोटॉन के साथ कंबाइन करने में अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करता है और NADPH बनता है। तो ये तो सारा था नॉन साइक्लिक में। और साइक्लिक में क्या होता है कि फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो बाहर आता है, और बाहर आने के बाद जो फेरोडॉक्सिन है यहाँ पे आके ये एनर्जी को रिलीज़ करता है, और अगेन एडीपी और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन होता है, एटीपी बनता है। सिमिलरली यहाँ पे साइटोक्रोम जो बी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे भी आके एनर्जी को रिलीज़ करता है, और अगेन एटीपीज बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लांट जो होते हैं उनमें लीव्स होते हैं, लीव्स में जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये आपके सामने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, और ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या चीज़ मौजूद होती है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। ये जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स है, ये जो वाइट कलर का आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये क्या है, स्ट्रोमा है, जबकि ये जो है आपके सामने क्या है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं। अब ये जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है इसको मैंने अलग करके यहाँ आपको दिखा रहा हूँ बड़ा करके, ठीक है। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये क्या है, दैट इज स्ट्रोमा, ठीक है। और ये क्या है, ये NADP रिडक्टेज एंजाइम है जो कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप आ जाएँ तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की, यहाँ पे क्या मौजूद है, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 जो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में होता है। और ये जो है इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पार्ट है ये ल्यूमन कहलाता है, किसका, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ है जिसके नतीजे में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बने हैं, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है। ओके, अब ये तो इनर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, ये सारी बात मैंने आपको बता दी। तो अब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। देखें, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से एक्साइट होता है और यहाँ पे आके एनर्जी को रिलीज़ करता है, तो मैंने आपको बताया था कि ATP बनता है। लेकिन ये जो कीमो ऑस्मोसिस है ये क्या है, ये इसका कुछ कहना डिफरेंट है, और वो ये कहता है कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज़ करता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, तो ये एनर्जी इस्तेमाल होती है प्रोटॉन को पंप करने में। कहाँ पे पंप करने में, स्ट्रोमा से पंप करता है प्रोटॉन को, और प्रोटॉन को पंप करके कहाँ पे लेकर आता है, जो ल्यूमन ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है। तो ये एनर्जी इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। अगेन इस बात को समझें कि जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एक्साइट हुआ था, बाहर आया था, साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स के बाद आके एनर्जी को रिलीज़ करता है, और ये एनर्जी क्या होती है, जो प्रोटॉन्स हैं जो कि स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं इसको पंप करता है, और ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, कहाँ पे अंदर आना शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ ल्यूमन ऑफ द थाइलेकॉइड। जबकि इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है टूवर्ड PS1 की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है कि जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है वो ल्यूमन
जो होता है थायलेकॉइड गैस में बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ये जो वाटर है ये भी कहाँ पे मौजूद होता है, यानी कि दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन ल्यूमन, और ये यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद एक पेयर इलेक्ट्रॉन का बनता है और एक पेयर हाइड्रोजन प्रोटॉन्स का बनता है, साथ में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है, और ये रिलीज़ होकर स्ट्रोमा में आती है, फिर वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो जो हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन देखते हैं वो बेसिकली वाटर के ब्रेक डाउन होने की वजह से रिलीज़ होती है। नाउ अब क्या होता है कि जो प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है कि ल्यूमन जो होता है दैट इज़ थायलेकॉइड मेम्ब्रेन का इसमें बढ़ना शुरू हो जाती है। साथ में एक और वजह है कि जो वाटर है उसका भी ब्रेक डाउन हो रहा होता है, जिसके ब्रेक डाउन की वजह से भी क्या होती है प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ल्यूमन के अंदर क्या होती है बढ़ना शुरू हो जाती है। सो जब ये बढ़ना शुरू हो जाती है तो नतीजा क्या निकलता है कि जो स्ट्रोमा है यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होती है कम होना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है कि ये जो आप जानते हैं आपने ऑस्मोसिस भी पढ़ा था कि मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है आयंस की दैट इज़ प्रोटॉन की वो क्या होती है बढ़ जाती है। तो अब ये प्रोटॉन जो है क्या करेंगे मूव करेंगे ल्यूमन से दोबारा से स्ट्रोमा की तरफ, ठीक है। तो जब ये ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ जाएंगे तो एक चैनल हैं जिनको हम कहते हैं F0 प्रोटीन्स, ठीक है। ये इंटीग्रल प्रोटीन्स कहलाते हैं जो मेम्ब्रेन से मौजूद होते हैं। जैसे कि आपने नॉर्मली शुरू में पढ़ा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो इनर साइड होती है उसमें भी एक प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। और ये कौन से होते हैं एक्सटेंसिक प्रोटीन होते हैं जिनको हम F1 प्रोटीन कहते हैं। और ये F1 प्रोटीन जो होते हैं यहाँ पे ATP एंजाइम के तौर पे भी काम करते हैं। अब ये जो प्रोटॉन मॉलिक्यूल हैं जब यहाँ से पास आउट करते हैं F0 से तो यहाँ पे इनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये पैसिव यहाँ पे मूवमेंट होती है। उसके बाद जब ये यहाँ से मूव करते हैं तो ये प्रोटॉन क्या करते हैं अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। जब ये रिलीज़ करते हैं यहाँ पे एनर्जी को तो क्या होता है कि जो ADP है वो फॉस्फोरस के साथ कंबाइन होता है और क्या बनता है ATP बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बनता है ATP बनता है, राइट। अच्छा अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर रिलीज़ हुआ था ये यहाँ से क्या होता है फोटो सिस्टम 2 की तरफ चला जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है वहाँ से क्या हो रहा होता है पूरा इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो कंटिन्यूसली वहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि यहाँ जाता है और दोबारा से उसकी जो कमी होती है उसको कमी नहीं होने देता, उसको पूरा करता है। सो हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था वो यहाँ से होता हुआ क्या होता है कि स्ट्रोमा में पहुँचता है। स्ट्रोमा में क्या होता है NADP जो रिडक्टेज है ये आउटर मेम्ब्रेन में मौजूद होता है और यहीं पे क्या होता है कि स्ट्रोमा के अंदर NADP कंपाउंड मौजूद होता है। और ये जो प्रोटॉन का पेयर है ये क्या करता है NADPH को यानी कि जब ये स्ट्रोमा में आता है तो आने के बाद क्या करता है NADP के साथ कंबाइन होता है और कंबाइन होने के बाद क्या बनाता है NADPH बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे NADPH की फॉर्मेशन होती है, यानी स्ट्रोमा में ATP भी बनते हैं और NADPH जो कंपाउंड है वो भी यहाँ पे क्या होता है प्रिपेयर होता है बनता है। तो अब हम इस प्रोसेस को कंक्लूड करते हैं और ये प्रोसेस हम कंक्लूड इस तरीके से करेंगे कि ये जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि देयर इज़ देयर इज़ फोटोलाइसिस डन एट इनर साइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन थी वहाँ पे क्या होती है फोटोलाइसिस होता है, यानी कि वाटर का ब्रेक डाउन होता है। एक पॉइंट हमने ये देखा। दूसरी बात कि जो NADP रिडक्टेज है वो आउटर साइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है। तीसरी बात NADPH2 और ATP क्या होते हैं स्ट्रोमा में बनते हैं। तो ये तीनों बातें मैंने आपसे डिस्कस की थी। तो इसके बाद अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगा वो है डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस कर रहा था वो था केमिओस्मोसिस। अब जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आप
कि मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और बताया था आपको कि फोटोसिंथेसिस में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। इससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ बताना चाहूँगा कि MD CAT जो टेस्ट है 2023 उसकी डेट का अनाउंसमेंट हुई है और ये जो डेट है 13 नवंबर 2023 है। डार्क रिएक्शंस के बारे में अमूमन ख्याल किया जाता है कि ये शायद उस वक्त कंडक्ट होते हैं जब लाइट मौजूद नहीं होती, तो ये गलत फहमी है। डार्क रिएक्शन जो है लाइट मौजूद हो या लाइट मौजूद ना हो, दोनों सूरतों में प्लांट में लीव्स के अंदर कंडक्ट होते हैं। डार्क रिएक्शंस को हम बायोसिंथेटिक पाथवे भी कहते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, सिंथेटिक का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज प्लांट। और प्लांट में वो कौन सा कंपाउंड बनता है, बायोसिंथेटिक कंपाउंड, दैट इज ग्लूकोज। कैसे बनता है? लाइट रिएक्शन में आपको याद है कि हमने देखा था कि ATP बने थे और NADPH2 बने थे। तो इन कंपाउंड को इस्तेमाल करते हुए डार्क रिएक्शंस में क्या होता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। ये जो डार्क रिएक्शंस है फोटोसिंथेसिस को, इसको जिस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था उसका नाम था कैल्विन। अब उसने किस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि उसने कार्बन 14 को इस्तेमाल किया था। कार्बन 14 क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और इसके ज़रिए जो प्लांट है, जो लीव्स हैं, जो उसमें उसने इस बात को ट्रेस किया था कि सबसे पहला कंपाउंड कौन सा बनता है और फिर किस तरीके से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, इस बात को उसने ट्रेस किया था। अब इसके लिए उसने क्या किया कि एल्गी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लीव्स लिए और इनके जो सेल्स हैं उनको लिया और उनको एक्सपोज किया सनलाइट में, और फिर उसके बाद वहाँ पे कार्बन 14 को इसने इस्तेमाल किया और पूरा पाथवे जो था उसको ट्रेस किया कि किस तरीके से पहला कंपाउंड कौन सा बनता है और लास्ट कंपाउंड कौन सा बनता है और इसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन कैसे होती है। डार्क रिएक्शंस को हम C3 साइकिल भी कहते हैं। हम इसको C3 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जो कैल्विन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कार्बन 14 को जब इस्तेमाल किया तो उनको पता चला कि जो सबसे पहला कंपाउंड बनता है दैट इज़ 3PGA। 3PGA को हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये इसका नाम है। डार्क रिएक्शन जो है इनमें एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं रूबिस्को। रूबिस्को का क्या मतलब है, राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। अब ये वो एंजाइम है जो डार्क रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है और ये जो एंजाइम होता है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ये राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज के तौर पे काम करेगा, लेकिन अगर लीव्स के अंदर ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो यही एंजाइम राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेज के ऊपर काम करेगा। साथ में एक और पैरामीटर का भी ख्याल रखा जाता है, दैट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है डार्क रिएक्शंस के हवाले से। जो डार्क रिएक्शंस हैं इनमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ RUBP। इस साइकिल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डार्क रिएक्शंस हैं इनमें बेसिकली क्या होता है कि RUBP कंपाउंड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। तो हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे जो इस रिएक्शन को आगे डिस्कस करेंगे उसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता कि डार्क रिएक्शन जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट होते हैं, बल्कि एक ही मॉलिक्यूल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्टार्ट होता है हर दफ़ा और आगे चल के क्या करता है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए वर्कआउट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 6 के करीब कैल्विन साइकिल नेचर में इस्तेमाल होती हैं एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज को बनाने के लिए, ठीक है। अब हम जो है डिस्कस करेंगे कैल्विन साइकिल। ये आपके सामने कैल्विन साइकिल है सारी की सारी। इसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ कंपाउंड है उनके एब्रीविएशन उनके नाम आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। RUBP किसको कहा जाता है? RUBP कहा जाता है राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट को कहा जाता है। रूबिस्को किसको कहा जाता है? राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज। 3PGA किसको कहा जाता है? 3PGA कहा जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट को कहा जाता है। अच्छा, G3P या PGL दोनों एक ही कंपाउंड के दो मुख्तलिफ नाम हैं। इसको हम कहते हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। NADPH2 या NADP किसको कहा जाता है? निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट कहा जाता है, ठीक है।
ये जो है रिड्यूसिंग, ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन नाम इन दोनों का सेम है। तो आइए अब हम साइकिल को स्टार्ट करते हैं। देखें ये आपके सामने 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है, RuBp मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके साथ क्या चीज़ कंबाइन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने भी आपको शुरू में बताया था कि नेचर में क्या होता है कि हमेशा एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो एक RuBp के साथ कंबाइन होता है, और उसके नतीजे में क्या बनता है, PGA बनता है, 3 PGA मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको स्टार्ट कर रहे हैं किससे, 3 मॉलिक्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 3 मॉलिक्यूल्स क्या ले रहा हूँ, RuBp के ले रहा हूँ, और 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये आपके सामने RuBp का जो है केमिकल स्ट्रक्चर है। RuBp जैसे मैंने आपको बताया था, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये पहली कार्बन है, इसके साथ क्या अटैच्ड है, फास्फोरस, और ये जो है 5वीं कार्बन है, इसके साथ क्या अटैच है, फास्फोरस। तो दैट इज़ वाई इसको हम कहते हैं राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। अब ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं RuBp के, ये क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को। और रुबिस्को क्या होता है, ये आपके सामने है। अब उसके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है वो बनता है जनाब 3 PGA। 3 PGA क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरेट को कहा जाता है। 3 का मतलब होता है कि जो 3rd पोजीशन होती है कार्बन की, उसके साथ क्या है, फॉस्फोरस अटैच्ड होता है। अब ये कंपाउंड बनता है, राइट। इसके बाद क्या होता है कि जो ATP कंपाउंड बना था, आपको याद है लाइट रिएक्शन जो होते हैं उसमें क्या बना था, ATP बना था, और NADPH2 जो है कंपाउंड्स बने थे, ठीक है। अब ये जो ATP जो होता है, इसमें से फॉस्फोरस जो होती है वो रिलीज़ होती है, और रिलीज़ होने के बाद ये जो 3 PGA मॉलिक्यूल है इसके साथ जाके अटैच हो जाती है, ठीक है। अब अटैच हो रही है, यहाँ देखें तो ये क्या कंपाउंड बनता है, ये बनता है 1,3 बाइफॉस्फेट, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। अगर आप देखें तो इसकी जो पहली पोजीशन है उस पर भी फॉस्फोरस आइटम अटैच है, जबकि जो तीसरा कार्बन है उसके साथ भी क्या है, फॉस्फोरस अटैच्ड है। अब ये जो कंपाउंड है क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, NADPH, ठीक है, जो लास्ट टाइम लाइट रिएक्शन में बना था, ठीक है। तो अब ये जो NADPH होता है क्या करता है कि इस कंपाउंड को रिड्यूस करता है, ठीक है, और रिड्यूस करके किस में चेंज कर देता है, इसको G3P में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो गया, G3P में। कैसे हुआ, क्योंकि इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज NADPH, ठीक है। और ये इसको क्या करता है, रिड्यूस करके G3P में कन्वर्ट करता है। G3P किसे कहा जाता है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि 3 फॉस्फेट है, तो अगर आप देखें तो ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और इसमें फॉस्फोरस जो होती है वो किस पर अटैच होती है, 3rd कार्बन। अच्छा, मैं यहाँ पे बात को थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ, दोबारा से पीछे की तरफ आता हूँ कि मैंने आपको बताया था ना कि C3 साइकिल को C3 साइकिल इसलिए कहा जाता है कि उसमें जो पहला कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन एटम्स का होता है, और वो क्या होता है, PGA होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ 3 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं, ये पहला कंपाउंड है जो बना था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ भी गौर करेंगे तो ये 3 कार्बन एटम है। इसी तरीके से ये जो है ये भी 3 कार्बन एटम है, लेकिन ये कंपाउंड जो है चेंज हो गया है, और नाउ इट इज़ G3P ग्लिसरल एल्डिहाइड, ठीक है। और 3rd पोजीशन पे इसके क्या मौजूद है, दैट इज़ फॉस्फोरस। अब मैंने आपको बताया था कि ये 3 मॉलिक्यूल्स है, ये 3 मॉलिक्यूल्स है, तो ये मिलके क्या होगा, 6 मॉलिक्यूल्स, ये भी 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये भी 6 मॉलिक्यूल्स। अब 6 मॉलिक्यूल जो G3P के हैं, इनमें से एक मॉलिक्यूल क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा, और आगे चल के क्या होगा, इससे हाफ मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का बनेगा। अब हाफ मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब दूसरी दफ़ा यही प्रोसेस रिटर्न होगा तो हाफ मॉलिक्यूल बनेगा, और इस तरीके से एक कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाएगा। अब ये जो आपने सारा स्टेप देखा है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। अब इसके बाद जो स्टेज शुरू होगी वो है रीजनरेशन ऑफ RuBp कंपाउंड जिसके साथ ये कंबाइन हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसके रीजनरेट होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो निकल गया, ठीक है। अच्छा, अब 6 मॉलिक्यूल से ना एक तो निकल गया ग्लूकोज बनाने के लिए, तो बाकी कितने रह गए, 5 मॉलिक्यूल्स, किसके, G3P के। अब ये 5 मॉलिक्यूल G3P का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें 5 फॉस्फोरस है और 15 के करीब कार्बन है। 15 के करीब कार्बन क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि एक जो G3P होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, तो 5 मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, 5 3 जा 15, यानी कि 15 कार्बन हो गया।
अब यहाँ से क्या होता है, ये जो 5 मॉलिक्यूल G3P के होते हैं, इसमें से 2 फॉस्फोरस क्या होती हैं, जब रीजेनरेशन ऑफ RUPP स्टार्ट होती है वो रिलीज हो जाती हैं। तो अब क्या बच गया, अब बच गया 3 फॉस्फोरस और 15 कार्बन बच गए। तो अब अगर आप इसको सिंपली ऐसे कह लें कि जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल जो है उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रही है एक फॉस्फोरस आ रही है, और 5 मॉलिक्यूल्स क्या आ रहे हैं, कार्बन के आ रहे हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगेन फॉस्फोरस क्या होगी, ऐड होगी। ये जो कंपाउंड है G3P जिसमें अभी 5 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, उसके बाद जब 2 फॉस्फोरस भी निकल गई तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 फॉस्फोरस 15 कार्बन एटम है, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक फॉस्फोरस और 5 कार्बन एटम है। इसमें क्या होगा, एक फॉस्फोरस ऐड होगी। जब फॉस्फोरस ऐड होगी जैसे कि, तो ये कंपाउंड किस में चेंज, ये वाला जो कंपाउंड है किस में चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा RUPP। और RUPP किसको कहा जाता है, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट को कहा जाता है। तो अगर आप देखें तो इसमें ये 5 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4 5, और इसकी पहली पोजीशन पे भी फॉस्फोरस है और 5वीं पोजीशन पे भी क्या है, फॉस्फोरस मौजूद है। तो इस तरीके से ये RUPP कंपाउंड जो है वो रीजेनरेट होता है, और दोबारा से क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, फिर दोबारा से ये साइकिल इसी तरीके से गो थ्रू होती है। एक मॉलिक्यूल बाहर आता है, आधा मॉलिक्यूल तो लास्ट टाइम निकल गया था ग्लूकोज बनाने के लिए, फिर आधा मॉलिक्यूल मिलता है, और इस तरीके से एक कंप्लीट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, ये आपके सामने RUPP कंपाउंड है, इसके हम यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हम स्टार्ट करेंगे। नेचर में हमेशा एक मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। हम अपनी आसानी के लिए, इस बात को समझने के लिए इसको हम 3 मॉलिक्यूल से स्टार्ट करें। अब ये 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं RUPP के, किसके साथ कंबाइन होने, 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के। तो जाहिर सी बात है 3 और 3 जब मिलेंगे कितने हो जाएंगे, 6 मॉलिक्यूल्स। क्या बना कंपाउंड, ये बना PGA बना। तो कितने मॉलिक्यूल्स बने, 6 मॉलिक्यूल्स बने। फिर यही 6 मॉलिक्यूल्स आगे चल के क्या होगा कि इसमें जो है जब ATP यानी कि फास्फोरस ऐड होगा, कैसे ऐड होगा, ATP से फास्फोरस रिलीज होगी और वो इसमें जाके ऐड होगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,5 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में। उसके बाद रिडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्या चीज़ रिड्यूस होगी, ये वाला कंपाउंड जो रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा, इसको रिड्यूस करने के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो वो आपके सामने NADPH है, जो लास्ट टाइम हमने लाइट रिएक्शंस में बनते हुए देखा था। अब ये जो NADPH है इसको रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके क्या बनाएगा, G3P बनाएगा। लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्यों मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो मैंने आपको बताया था ना, हमने अपनी आसानी के लिए इसको 3 से स्टार्ट किया था, फिर 3 + 3 6 हो गया। तो अब यही 6 मॉलिक्यूल्स भी, तो यहाँ पे भी 6 मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, G3P के बनेंगे। अब इनमें से एक मॉलिक्यूल G3P का निकल गया ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद 5 मॉलिक्यूल्स बचे। 5 मॉलिक्यूल्स का मतलब ये होगा 5 फॉस्फोरस और 15 कार्बन बच गए, ठीक है, क्योंकि एक में 3 होती है, तो 5 3 15 हो गया। अब इसमें से भी 2 फॉस्फोरस निकल जाएंगे, तो क्या बच गए, 3 फॉस्फोरस बच गए और 15 कार्बन बच गए, ठीक है। अगर हम इसको सिंपली करें तो एक फॉस्फोरस के साथ क्या है, एक फॉस्फोरस के साथ 5 कार्बन एटम है, ठीक है। अब इसके साथ क्या होगी, ये जो एक फॉस्फोरस है जिसके साथ 5 कार्बन एटम है, एक फॉस्फोरस और ऐड हो जाएगी। तो यहाँ अब आप ये देखिए जो कंपाउंड बन जाएगा वो RUPP बन जाएगा। तो यहाँ देखें 2 फॉस्फोरस आ गई और 5 जो है वो कार्बन एटम आ गए, तो ये क्या बन गया, RUPP बन गया। तो यानी दोबारा से रीजनरेट हो गया RUPP। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कार्बो ऑक्सीलेशन या कार्बन फिक्सेशन। फिर उसके बाद जो स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, वो कहलाता है रिडक्शन, और ये कंपाउंड रिड्यूस होकर क्या बनाता है, G3P। फिर उसके बाद ये कंपाउंड यहाँ से स्टार्ट होता है, और हम बात कर रहे थे, तो ये अब इस तरीके से आपके सामने ये साइकिल है टोटल। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखें ये जो साइकिल मैंने आपसे डिस्कस की, इसमें तकरीबन 9 के करीब जो है ना ATPs बने थे, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि 9 के करीब ATPs कैसे बने थे। देखें 6 ATPs ये थे और 3 ATPs ये इस्तेमाल हुए थे, यानी कि 9 ATPs इसमें क्या हुए थे, इस्तेमाल हुए थे, ठीक है। अच्छा, और जो 9 ATP इस्तेमाल हुए थे एक साइकिल में, तो 2 साइकिल का मतलब क्या हो गया, 18 ATP इस्तेमाल होंगे। किस चीज़ को बनाने की, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाने के लिए। उसके बाद इस साइकिल में आपने गौर किया कि 6 NADPHU इस्तेमाल हुए थे, ठीक है। देखिए
ये 6NADPH2 जो है वो इस्तेमाल हुए थे, किसको बनाने के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करने बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये होगा 2 दफ़ा जब ये साइकिल होगी तो कितने इस्तेमाल होंगे, 12 NADPH2 इस्तेमाल होंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए तकरीबन 18 ATPs इस्तेमाल होते हैं और 12 के करीब क्या होते हैं, NADPH2 इस्तेमाल होते हैं। अक्सर ये सवाल MCQs में पूछा जाता है।